हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के आज के इस वीडियो में जो 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं, मात्र 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल को कंप्लीटली आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं और उसको आसानी तरीके से आपको हल सहित आपको बताएंगे जी। तो जो भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल के प्रति सीरियस है क्योंकि वो जानते हैं न्यूमेरिकल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यदि आप सीरियस हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें और केवल देखने से नहीं होने वाला, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए चलना है। ठीक है ना? चलिए जी, तो अब एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे 3 नंबर वाले प्रश्नों को हम करा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री। सबसे पहला हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है कि यूरिया का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। ठीक है ना? तो विलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभास ज्ञात कीजिए, जबकि यूरिया का अणुभार, यहाँ पे अणुभार कितना है 60 ग्राम। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो इसको सुधार कर लेंगे आप। ठीक है ना? अणुभार वो है, अनुभार यहाँ पे हो गया है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझना क्या है, हमसे कह रहा है कि विलियन में यूरिया और जल का मोल प्रभास ज्ञात करना, मतलब यूरिया का भी मोल प्रभास ज्ञात करना है और जल का भी मोल प्रभास हमें ज्ञात करना है। 2 चीजें ज्ञात करनी है जी। ज्ञात कर लेंगे जी। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। हल में हम क्या लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले यूरिया का 1 विलियन में भारानुसार 6% है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं विलियन कैसे बनता है? एक बर्तन है तो विलियन इसमें है, तो विलियन 2 ही तरह से नहीं बनता है जी। विलियन कैसे बनेगा? विलियन है तो विलियन कब बनता है जी? विलियन का मतलब है इसमें विले भी है और प्लस इसमें विलायक भी है। ये दोनों होंगे तभी जाकर ना एक विलियन तैयार होगा पूरी तरीके से। तो विलियन, तो यहाँ पे विले कौन है? विले जैसे यहाँ पे कह रहे हैं यूरिया का 1 विलियन में भार अनुसार 6% है, मतलब ये संपूर्ण जो विलियन है जिसमें विले और विलायक है दोनों ही मिलकर विलियन बनाते हैं। तो विले जो है, यूरिया एक विले पदार्थ होता है, तो विले कितना है? यूरिया है। तो यूरिया हम देख रहे हैं, यूरिया कितना है? 6% है। 1 विलियन में यूरिया 6% है। अब विलायक, मान लेते हैं यूरिया यहाँ पे विले है, तो विलायक कभी भी हम जल को तब ले लेते हैं जब यहाँ पे कुछ ना दिया हो तो जल मान लेते हैं। तो जल कितना हो जाएगा? देखिए टोटल विलियन होता है 100% मान दिया तो नहीं है बट हम मानते हैं 100% विलियन है। तो 100% विलियन में विले हो गया 6%। तो अगला कितना? विलायक कितना होगा? इसका मतलब विलायक जो होगा वो 94% हो जाएगा, यही ना होगा जी। और 94 6 मिलेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया जी। तो इसी प्रकार हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे यूरिया का भार। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूरिया का भार। ठीक है ना? यूरिया का हम यहाँ पे क्या लेंगे? यूरिया का भार लेंगे। ठीक है जी। तो यूरिया का जो भार हो जाएगा वो कितना? देखिए परसेंटेज में यहाँ पे दिया है, तो परसेंटेज में नहीं, हम इसको ग्राम में लिखते हैं। तो यूरिया का भार हम 6% दिया है तो इसको 6 ग्राम हमने मान लिया। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? जब भी परसेंटेज में इस प्रकार दिया हो तो इसको ग्राम में हम मान कर लेके चलेंगे। तो यूरिया का भार इतना दिया है और यूरिया का देखेंगे अणुभार 60 दिया है। ठीक है ना? तो देखिए यूरिया का अणुभार, इसका अणुभार कितना दिया है? अणुभार इसका दिया है 60। तो इतना जब दिया है तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं? इससे हमें जो यूरिया का मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। मतलब यूरिया, इससे हम एक चीज निकाल लेते हैं, यूरिया के मोलों की संख्या। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आगे हमें काम पड़ने वाली है, इसलिए यूरिया के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। तो मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है? अणुभार होता है। तो इतना हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे यूरिया के मोलों की संख्या, मतलब यहाँ पे टोटल बस मोल लिख दे रहे हैं। यूरिया के मोलों की संख्या हम निकाल रहे हैं। भार कितना है? देखेंगे यूरिया का भार है 6, भार अणुभार कितना है? 60 है, तो 60 हमने लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब 1/10, तो ये 1/10 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब मोलों की संख्या 1/10 हो जाएगा। या हम इसी को चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 हम लिख सकते हैं, 0.1 हम लिख सकते हैं।
मोलों की संख्या यूरिया का। तो जैसे ही हमने यूरिया का यहाँ पे मोलों की संख्या हमने यहाँ पर निकाला है, यूरिया के मोलों की संख्या यहाँ पे हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार जैसे यूरिया का निकाला, यूरिया का हमने निकाल लिया, इसी तरह विलायक जो जल है इसके भी मोलों की संख्या हम निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं ये आगे अंत में जब हम कंप्लीट सॉल्व कराएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी टेंशन ना लें, अभी हम जो कर रहे हैं उसको समझेंगे। अब विलायक क्या है? जल है। अब हम निकालेंगे जल, जल का सबसे पहले भार। तो क्वेश्चन में जल का भार कितना दिया है जी? 6% यूरिया दिया था, तो इसका मतलब 94% जल होगा। तो 94 हमने ग्राम यहाँ पे क्या लिख दिया? जल का भार लिख दिया। और जल का अणुभार कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं जल मतलब H2O का अणुभार, तो यहाँ पे जल का अणुभार दिया है जी? नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? जल H2O है, अणुभार निकालेंगे। जल की संख्या कितनी है? सॉरी, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 लिख दिए। अब कितना हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, तो 1 से गुणा करा देंगे, बीच में प्लस। ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो 16 लिख दिए। अब 2 एकम में 2 और प्लस 16 एकम में 16, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 हो गया ना, तो इसका मतलब 18 जल के अणुभार हो जाएगा। तो ये हमने 18 जल का अणुभार लिख दिया। ठीक है जी, इतना हम समझ गए। तो अब समझिएगा, अब अगर हम जल का मोल प्रभाज निकालें, मतलब जल का मोल, सॉरी मोल प्रभाज नहीं, जल के मोलों की संख्या हम निकालें। जल की मोलों की संख्या को जल का मोल भी लिख सकते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है, अणुभार होता है। तो भार बटे अणुभार लिख दिए। भार कितना है? 94 है, तो ये हमने 94 लिख दिया। और ये अणुभार कितना है? 18 है, तो 18 लिख दिया। तो 18 पच्चीस 90 होता है ना, तो 18 पच्चीस 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 पच्चीस 90 हो जाएगा। फिर से 0.4 हो गया ना, तो 8 तिरका 14 चौको 32, 8 5 40, 36, 18 दूना 36 हो जाएगा ना, फिर से 2 हो जाएगा। 36 और 4 18 45, 8 दूना 16, ये 2 आ जाएगा, मतलब 1.22 ऐसे, मतलब 5.22 ऐसा आता जाएगा। ठीक है ना, भाग देके देख लीजिएगा, 5.22 ऐसा आता जाएगा। तो 2 ही हम लेते हैं, 5.2 ही हम ले लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया। देखिए 2 चीजें हम निकाला है। सबसे पहली बात यहाँ पे हमने निकाला है यूरिया का मोलों की संख्या, फिर से जल के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया। दोनों के हमने निकाल लिया ना। तो अब देखिए, जब दोनों का निकाल लिया तो हमें क्या निकालना था? विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, फिर से जल का मोल प्रभाज। चलिए यूरिया का मोल प्रभाज हम सबसे पहले निकाल कर दिखाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज इक्वल टू होता है क्या? देखिए यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो जिसका में मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल ऊपर लिखते हैं। तो यूरिया का मोल हम ऊपर लिखेंगे, यूरिया का मोल ऊपर लिखेंगे। मोल मतलब यूरिया के मोलों की संख्या ऊपर लिख दिए। अब बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मतलब विलियन के मोलों की संख्या, विलियन का मोल, मोल मतलब मोलों की संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो यूरिया का मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और बटे विलियन का आयतन, विलियन का मोलों की संख्या लिख देंगे। इसी प्रकार यदि हमें जल का मोलों की संख्या निकालना है तो जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे विलियन का मोल हम लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं जी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो अगर हम मोल प्रभाज इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज यूरिया का मोल, यूरिया का मोल कहाँ पे है जी? मैं अगर दिखाऊं यूरिया का मोल, आप देखेंगे यूरिया का मोल है 0.1, तो 0.1 हमने लिख दिया। अब विलियन का मोल, अच्छा विलियन का मोल कैसे हम पता लगाएंगे? तो देखिए विले प्लस विलायक, विले प्लस विलायक दोनों मिलते हैं तो विलियन बनता है। ये बात आप समझ गए? विले और विलायक मिलेंगे तो विलियन बनेगा। तो अगर हम विले का मोलों की संख्या निकाल लें और विलायक के मोलों की संख्या निकाल लें, दोनों की मोलों की संख्या निकल जाएगा तो इसका मतलब विले का मोल हो जाएगा। तो विले का मोल हम जानते हैं, विले यूरियन है तो विले का मोल है 0.1, तो 0 पॉइंट यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 0.1
0.1 हमने लिख दिया, सॉरी इस कलर से ही 0.1 हमने लिख दिया, और प्लस देखिए विलायक का मोल कितना है जी 5.2 है, तो ये 5.2 कर देंगे, तो दोनों अगर जोड़ देंगे तो विलयन का मोल निकल जाएगा, क्योंकि विलयन कब बनता है जी, विलेय और विलायक दोनों आपस में ऐड होंगे तभी ना विलयन बनेगा। तो यही बात है, विलेय का मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो विलयन के मोलों की संख्या निकल गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मोल प्रभाज इक्वल टू ये 0.1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5.3 हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा। अगर हम दशमलव हटाएं एक अंक इसका भी तो 1/, ये 53 हो जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा 1/53 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मोल प्रभाज हो जाएगा, या इसको आप भाग देकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो इतना क्या हो जाएगा यूरिया के मोल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार जल का भी मोल प्रभाज हम निकाल लेते हैं, जैसे यूरिया का निकाला तो हम यहां पे लिखते हैं जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा जी, जल का मोल बटे विलयन का मोल, ठीक है ना। मतलब जल का मोल प्रभाज इक्वल टू जल का मोल ऊपर लिखेंगे बटे विलयन का मोल लिख देंगे। तो यदि हम मोल प्रभाज इसको हम करते हैं मोल प्रभाज, तो जल का मोल कितना है, तो देखिए जल का मोल यहां पे हम देखेंगे तो 5.2 है, तो ये 5.2 हमने लिख दिया। अब विलयन का मोल कितना है जी, विलयन का मोल अगर हमें चाहिए तो विलयन का मोल कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों विलेय और विलायक के मोल देखिए ना, विलयन के मोल के जगह पर यही ना हमने लिखा था 0.1 और प्लस 5.2 यही ना लिखा था। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो 5.2 हो जाएगा, आइए 5.3 हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 52, आइए क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम भाग देते हैं तो ये लगभग 0.9 कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी 100% सही आप यहाँ तक भी करते हैं तो, या आपको दशमलव में भी आंसर आपके इसका लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया है। देखिए हमने आपको जब मोल, सबसे पहले यूरिया का हम मोलों की संख्या निकाल रहे थे, फिर से जल के मोलों की संख्या हम निकाल रहे थे, तो आपके दिमाग में आया होगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से था कि अगर हमें यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो यूरिया का मोलों की संख्या की हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने पहले ये ज्ञात किया। फिर से जल के मोल प्रभाज हमें इसलिए क्योंकि जल के मोलों की संख्या में पता करने मतलब चाहिए, क्योंकि जल का मोल प्रभाज तभी ज्ञात कर सकते हैं जब जल का हमें मोलों की संख्या पता हो। तो इसीलिए हमने पहले ये दोनों ज्ञात किया है, फिर हमने इस फॉर्मूले पर लगाया है तो सॉल्व हुआ है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जितना होता है ना उतना सिंप्लीफाई करके आसानी तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है तो फिर हम आगे क्वेश्चन को और भी देखेंगे। चलिए जी, ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि जल में एथिल एल्कोहल का 1 विलयन भार अनुसार 46% है, तो विलयन में एथिल एल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना वैसा ही सेम टू सेम ये है। क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं? यदि आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप अभी वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोकने के बाद आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, 5 से 7 मिनट आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है ना तो फिर मैं सॉल्व करा भी दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप मिला लीजिएगा, आंसर सही आ रहा है ना आपका, ठीक है, मैं कर दे रहा हूं, बट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्त। देखिए आप मेरे एक फ्रेंड की तरफ मैं आप सभी को मानता हूं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा क्योंकि मैं आपके ही मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में हो सकता हूं, बट आप ही के लेवल के में भी हूं, ठीक है। मेरी ज़्यादा उम्र तो है नहीं उतना, तो मैं विशेषकर मैं आपको अपने जैसे ही मानता हूं। तो मैं चाहता हूं आप
कि आप सभी प्रैक्टिस करें। मैं जानता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। एग्जाम में सोचते हैं ऐसे स्टूडेंट कि सर एग्जाम यहाँ पे तो बता दे रहे हैं तो इजी लग रहा है, करने में हार्ड लगता है। या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि सर न्यूमेरिकल कुछ अलग। एक मैंने देखा कि एक वीडियो हमने बनाया हुआ था, तो न्यूमेरिकल में स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम में न्यूमेरिकल कुछ अलग आ रहा है, आप अलग बता रहे हैं। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हम न्यूमेरिकल कराते हैं ना तो आपको ईजी लगता। बट होता यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आपने कुछ न्यूमेरिकल तैयार किया जो हमने बताया, ये सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हैं और सोचते हैं यही न्यूमेरिकल सेम टू सेम आ जाए। कैसे पॉसिबल है भैया, कैसे पॉसिबल है? इस टाइप के ही न्यूमेरिकल आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। बट जरूरी नहीं कि यही सेम टू सेम आपको न्यूमेरिकल आ जाए। एक स्टूडेंट मुझसे कमेंट किए थे तो मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि सर मैंने जितना आप न्यूमेरिकल बताए उस सभी को हमने याद कर लिया। ठीक है, कुछ हमने न्यूमेरिकल याद कर लिया है आपका टोटल न्यूमेरिकल, बट हमारा उस न्यूमेरिकल उस टाइप का नहीं मिला। मतलब वो सॉरी कह रहे हैं वो न्यूमेरिकल नहीं मिला। अरे भैया वो न्यूमेरिकल कैसे मिलेगा? उस टाइप के ना न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये कुछ चीजें होती हैं दोस्त, तो ये बातों पर आप विशेषकर ध्यान देंगे। इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे तो प्रैक्टिस करना आपका कर्तव्य है। मेरा बताना कर्तव्य है, सिखाना कर्तव्य है। बट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तो महारत हासिल होगा आपको, उतना ही आप, मैं ये कह सकता हूं कि ज्ञानी बनेंगे। तो ये बातें हैं जी, समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो कह रहा है कि जल में एथिल एल्कोहल का 1 विलियन में भारानुसार 46% है। देखिए जल में एथिल एल्कोहल, तो जल क्या हो गया? जल में एथिल एल्कोहल घुला हुआ है, भारानुसार 46% है। तो इसका मतलब जल क्या होगा? विलायक हो गया और ये एथिल एल्कोहल विलेय हो गया। तो भारानुसार 46% है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एथिल एल्कोहल क्या है? विलेय है। तो एथिल एल्कोहल का भार जो दिया है वो कितना दिया है? 46% दिया है। तो 46% को 46 ग्राम हम मान लेते हैं। तो जल का यहाँ पे भार दिया है, सॉरी एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH का अणुभार भी हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि एथिल एल्कोहल का भार दिया है तो अणुभार भी हम ज्ञात कर लेते हैं। क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं? अणुभार अगर हम निकालें तो कार्बन का देखिए, कार्बन की संख्या है 2, तो 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 5, इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 लिख दिया, ऑक्सीजन की संख्या है 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, प्लस हाइड्रोजन की संख्या है 1 और 1 ही परमाणु भार होता है। अगर देख लें हम इसको तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 5 एकम में 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 1 एकम में 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये 6 हो गया, 6 24 30 और 30 10 40 और 46 हो जाएगा। 46 इसका अणुभार हो जाएगा जी। किसका? एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है? 46 होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, अणुभार भी 46 हमारा हो जाएगा। तो जैसे ही भार अणुभार निकला ना, तो हम एथिल एल्कोहल का याद रखेंगे, एथिल एल्कोहल का मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। एथिल एल्कोहल का मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? भार बटे, सॉरी क्या होता है जी? भार बटे अणुभार होता है ना। तो यहाँ पे हम भार लिख देते हैं, भार कितना है? 46 है, अणुभार भी 46 है। तो 46 से 46 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मोलों की संख्या एथिल एल्कोहल का क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसी प्रकार अब जल का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जल का भार। तो देखिए एक विलियन है, विलियन में जल भी है या एथिल एल्कोहल? एथिल एल्कोहल अगर 46% है तो 100 में से 46% मान लेते हैं, 100 में से 46% क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो जल कितना हो जाएगा? 100 में से 46 घटा देंगे तो 54% क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। यही ना जी? तो 54% में हम नहीं लिखेंगे, तो 54 ग्राम हम लिख देंगे जल। तो जल हो गया। और जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार कितना हो जाएगा? तो जल का अणुभार होता है 18, तो 18 लिख दिए। तो ये हमारा भार हो जाएगा, ये अणुभार हो गया। तो हमारा हो जाएगा मोलों की संख्या, अगर हम जल का देखें, मोलों की संख्या यदि हम जल का देखें तो भार बटे अणुभार, भार कितना है? 54 है, अणुभार है 18। तो 18 तिया 54 हो जाएगा ना, ठीक है, 18 तिया 54, 8 तिरका 24, ठीक है। तो ये हमारा 3 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा 3 आ गया। तो जल का मोल निकालिए, फिर से मोल, ये हमने 2 चीज़ें हमने निकाल लिया है। तो जैसे ही 2 चीज़ें निकला ना, तो अब हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये अब इतना हमने निकाल लिया, जल एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, फिर से जल के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया। तो अब हम निकाल नहीं सकते हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एथिल, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल, यहाँ पे कह रहा है ना विलियन में एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभास निकालिए। तो देखिए एथिल अल्कोहल का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। यहां पे याद रखेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH का मोल प्रभाज, क्योंकि जगह कम है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का ही C2H5OH का मोल ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्या लिख देंगे, विलियन का मोल। विलियन का मोल मतलब कुल मोल, विलियन का मोल लिख देंगे, ठीक है ना, यही लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मोल प्रभाज क्या निकल जाएगा जी, मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकलेंगे। एथिल अल्कोहल का मोल कितना है, एथिल अल्कोहल का मोल है 1। अब विलियन का मोल, विलियन का मोल मतलब एथिल अल्कोहल और फिर से जो जल का मोलों की संख्या, ये दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो विलियन का। तो एथिल अल्कोहल का 1 है तो 1 लिख दिए, और जो जल का मोलों की संख्या है 3 तो 3 लिख दिए। तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 लिख दें, या 4 दूना 8, अब फिर से 2 बचेगा ना, 4 दूना 8 हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, 4 5 20, सॉरी, तो ये 2.5 बचेगा। तो ये 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हो जाएगा 2.5, ठीक है ना, आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हो गया। इसी प्रकार हम जल का मोल प्रभाज निकालना है तो हम लिख सकते हैं जल का मोल, जल का मोल प्रभाज। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, जल का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल का मोल बटे क्या हो जाएगा, विलियन का मोल, विलियन का मोल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल का मोल कितना है जी, जल का मोल अगर हम देखें तो 3 है तो 3 हमने लिख दिया। अब विलियन का मोल अगर देखें तो 3, 1 + 3 किए थे ना, तो 1 + 3 = 4, तो 3/4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा। तो 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, तो 0.7 हो जाएगा, 0.7, 4 × 7 = 28, 2 हो गया, तो 4 × 5 = 20, 0.75 हमारा हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए जल का एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ये हो सकता है, और जल का मोल प्रभाज ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल यदि आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है तो कर पाएंगे या नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आपको दे दे, आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देख रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसा ही किया है। सबसे पहले हमने मोलों की संख्या निकाला, फिर से हमने मोल प्रभास निकाल लिया है। मोल प्रभास तभी हम ज्ञात कर पाएंगे जब तक उन दोनों का मोलों की संख्या हमें पता होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे प्रसन्नता है कि आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है फिर से क्वेश्चन कि 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार कितना है 155 ग्राम, मतलब 155 है, को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांकों में जो 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई, ठीक है। तो कह रहा है कि बेंजीन में मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए जी हम करते हैं। सबसे पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चन देना जिसमें देख रहे हैं बहुत सारे वैल्यू दिए गए हैं, तो सबसे पहले दिया है करके वैल्यू को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है,
क्या क्या दिया है समझिएगा। कह रहा है इतना ग्राम कार्बनिक यौगिक, मतलब ये जो कार्बनिक यौगिक है 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब कार्बनिक यौगिक को हम बेंजीन में घोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो कार्बनिक यौगिक है ये विलेय है और जो घुल रहा है बेंजीन ये विलायक है। तो ये विलेय है जो है कार्बनिक यौगिक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये है हमारा विलेय। विलेय मतलब क्या है? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, यहाँ पे शॉर्ट में हमने लिख दिया। तो विलेय का यहाँ पे देखिए ग्राम है, तो ग्राम का मतलब विलेय का भार दिया है ये, तो विलेय का भार स्मॉल w का जो मान दिया है वो 1.822 दिया है, 822 ग्राम दिया है, तो ये हमने लिख दिया जी। ठीक है, उसके बाद अणुभार, देखिए अणुभार यहाँ पे हमारा दे दिया है, तो ये विलेय का ही अणुभार दिया है, तो इसको कैपिटल W से हम दिखा रहे हैं, तो 155 यहाँ पे दिया है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 100 ग्राम बेंजीन, यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ क्या? देखिए विलायक का अणुभार को m से हम दर्शाते हैं जी, सॉरी, यहाँ पे m का मान ये दिए है, ये आप याद रखेंगे, अणुभार को हम m से दर्शाते हैं, ये अणुभार है ना, अणुभार को स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो ये इतना 155 दिया है। फिर से ये 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो ये बेंजीन में घोलने पर मतलब बेंजीन का भार दिया है, तो बेंजीन के भार को हम कैपिटल W से दर्शाते हैं, तो ये कितना दिया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि घोलने पर हिमांकों में इतने डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, तो हिमांकों का ये अवनमन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिमांक में अवनमन, हिमांकों में अवनमन को हम TF से दर्शाते हैं, डेल TF से, तो डेल TF का मान कितना है 0.60 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो कह रहे हैं बेंजीन में मोलल, यहाँ पे मोल रहेगा, मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना हमें करना है। ठीक है ना, डेल KF, मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना हमें करना है, तो ये हमें गणना करना है। इतना तो बात हम समझ गए हैं जी। तो चलिए इतना वैल्यू दिया है, हमें KF का वैल्यू चाहिए, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, M = 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल w बाई क्या होता है, हाँ लिख सकते हैं, डेल TF इंटू कैपिटल W। बताइए ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला दिया है जी, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। देख लीजिए M = इतना। अब देखिए हमें इस यहाँ पे हमें जो ये KF है इसी का वैल्यू निकालना है, तो पाछांतर कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों गुणा भाग में इधर आएंगे तो गुणा कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डेल KF = यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ पे डेल TF हो जाएगा इंटू कैपिटल W हो जाएगा, और ये दोनों इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो नीचे भाग करा देंगे, तो ये 1000 हो जाएगा इंटू स्मॉल w हो जाएगा ये। तो देखिए KF का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हमने पाछांतर कर लिया है। ठीक है ना, पाछांतर कर लिया। अब देखिए वैल्यू हम रखते हैं जी, देखते हैं क्या निकलता है। M, सबसे पहले M का वैल्यू है 155 ग्राम, तो M का वैल्यू 155 ग्राम हम लिख देते हैं। TF का जो वैल्यू है हिमांकों में अवनमन 0.60 हो गया, ये हमने लिख दिया। कैपिटल W बेंजीन का भार है 100 ग्राम, तो ये हमने 100 ग्राम लिख दिया। फिर से 1000 है, तो ये हमने 1000 लिख दिया। फिर से स्मॉल w है 1.822 है, तो इतना हमारा दिया है। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया है, वैल्यू को पॉइंट अप हमने पुट अप किया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए इतना हमें दे रहे हैं। अब समझिएगा, अब इसको हमें गणना करना है, यहाँ से अब आप स्वयं आप इसको प्रैक्टिस करेंगे करने का, सॉल्व करने का।
देखिए अगर हम सिंपल वे में देखें तो ये 155 है तो 155 हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये 100 अगर इसमें हमें गुणा करा देंगे 60 में तो ये हमारा मतलब 0.60 है ना, 0.60 है तो ये 60 हो जाएगा अगर 100 का गुणा करा देते हैं। दो जीरो से 2 अंक इधर चला जाएगा। और ये अगर 1000 से हम इसमें गुणा करा दिए तो ये हमारा 1822 हो जाएगा। 3 जीरो से ये दशमलव है, ये 3 अंक इधर चला जाएगा तो 1822 हो गया। अब चुपचाप इसका आप इसमें गुणा करा देंगे। 155 में 60 से आप गुणा कराते हैं तो मैं आपको बता दूं 900, ठीक है, 9300 ये आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा मैं आपको डायरेक्ट बुक से बता दे रहा हूं, ये 9300 हमारा आ जाएगा और ये हमारा 822 आ जाएगा, 1822। अब जैसे ही 1822 से आप क्या करते हैं 9300 में मतलब भाग दे देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5.104, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये देखिए मैं गुणा आप चाहता था यहाँ पे आराम से करा भी सकता था, ठीक है, बट मैंने ये सब कैलकुलेट करके रखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं, वो सोचते हैं ऐसा कि सर आप बुक से देखकर तुरंत यहाँ पे बता दिए, हमें तो करना पड़े एग्जाम में। तो हाँ भैया बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, इसका टेंशन अपना ले, बिल्कुल सही में आपको करना पड़ेगा। मैंने तो समय बचाने के लिए केवल कर दिया। मैं भी अगर मान लेते हैं मेरे पास नहीं होता कैलकुलेट तो मैं भी आराम से कैलकुलेट करता। तो आपके पास समय क्या है, लिमिट है, हमारे पास भी यहाँ पे जो समय है वो लिमिट है। तो मैं तो आपको तुरंत बता दे रहा हूँ, आपको क्या है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेरा काम है कि ये सब बताना कि कैसे आ रहे हैं कम से कम यहाँ तक। इसके बाद जैसे ही मान पुटअप किया, ये तो आपका कर्तव्य है और कर्म भी है कि यहाँ से आपको स्वयं मतलब संभालना, सभी को सॉल्व करना। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सॉरी माइक थोड़ा सा हिल गया क्या, हिलना तो नहीं चाहिए। चलिए जी, अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग मतलब हाफ, जो आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। तो कह रहे हैं इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। देखिए ये हमसे क्वेश्चन कह दिया, ये इस टाइप का ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कह देगा आधा भाग, कभी कह देगा 60%, 70%, इस तरीके से कहता है जी। तो चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहली बात हम लिखेंगे हल। यहाँ पे कह रहा है कि एक अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग कितना 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। तो ये 10 मिनट में पूर्ण होने का मतलब क्या है, आधा भाग मतलब पूर्ण होने में 10 मिनट लग रहा है। इसका मतलब ये अर्ध आयु काल का मान दिया है जो है 10 समय। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल टी हाफ का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 10 मिनट दिया है, ठीक है जी। ये 10 मिनट हमारा दे दिया। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। तो वो हम बताएंगे आपको कि मान लेते हैं 50% पूर्ण हो रहा है तो 10 मिनट लग रहा है, तो 80% पूर्ण होगा तो कितना मिनट लगेगा, ये हमें पूछा गया है। तो अर्ध आयु काल तो पहले 10 मिनट दिया है, अर्ध आयु काल हमें दिया है, तो इससे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हम निकाल लेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का 2 फॉर्मूला होता है। एक अर्ध आयु काल के लिए फॉर्मूला होता है जो है k = 0.693 बाई टी हाफ, ये होता है। तो अगर इस पर मान हम पुटअप करते हैं तो देखिए k = क्या होता है 0.693 और टी हाफ का जो वैल्यू है 10 दिया है, तो 10 हमने लिख दिया, यही ना दिया है जी। अगर हम चाहें तो इसमें 10 का ऊपर और 10 का नीचे हम गुणा करा लेते हैं, तो कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 इसमें गुणा होगा तो ये 6.93 हो जाएगा, और ये इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर ये दोनों गुणा होंगे तो ये 10⁻² हो जाएंगे। अगर हम इसको देखें तो k = ये 6.93 हो जाएगा, और ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले वेग स्थिरांक का मान हमारा निकल गया।
देख लीजिए। तो सबसे पहले ये हमारा वेग स्थिरांक का मान निकला। जैसे ही हमने वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अब इसके बाद अब हमें निकालना है कि 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय। तो चलिए जी हम देखते हैं किसे हमें निकालना है। 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय ना, देख लेते हैं जी कैसे निकालेंगे हम इसको। 80% पूर्ण होने में लगा समय, तो हम ऐसा निकालते हैं के का तो मान निकल गया। तो हम ऐसा निकालते हैं, एक हम फॉर्मूला जानते हैं वेग स्थिरांक का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये फॉर्मूला जानते हैं, वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक का ये फॉर्मूला जानते हैं k इक्वल टू 0.303 बाई 2.303 होता है, सॉरी 2.303 बाई टी हाफ। तो यहाँ पे टी 80% पूर्ण है ना, तो 80% हम लिख देते हैं और लॉग हो जाएगा a बाई a माइनस एक्स। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ये वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 2.303, यहाँ पे t होता है और log a बाई a माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे t 80 समय ही हमें पता करना है कि कितना समय, तो 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय ना, तो ये 80% हमने यहाँ पे लिख दिया। a क्या है? a है, हम कह सकते हैं कि जो अभिकारक की मात्रा है, मतलब अभिकारक है उसकी मात्रा है। यहाँ पे x क्या है? वियोजन की मात्रा है। ठीक है ना, कि कितना अभिकारकों में से कितना वियोजित हो गया है। तो चलिए जी, तो यहाँ पे अगर हम इसका निकालते हैं तो देखिए इसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो टी हाफ का पक्षांतर, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसके जगह पे ये आ जाएगा, क्योंकि भाग में है इधर आएगा गुणा करा लेगा, ये के इधर गुणा में हो गया इधर आ गया तो भाग करा लेगा। तो यदि हम यहाँ से देखें तो टी 80% इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। और ये के इधर आ जाएगा, तो के का वैल्यू अगर देखें तो 6.93 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। फिर से लॉग हो जाएगा, फिर से ए का देखिए, ए जो है देखिए जब भी हमारा ए यहाँ पे नहीं दिया है मतलब अभिकारक, तो कभी भी ए को हम 100% ही मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है तो इसमें 100% मान लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया 80%, तो पूरा हम मान लेते हैं 100 है, तो 100 हमने लिख दिया। कभी भी ए की जगह पर हम 100 मान लेते हैं, 100 लिख दिए। फिर से ए है नीचे तो हम 100 मान लिए हैं। और एक्स क्या है? वियोजन की मात्रा। तो कितना वियोजित हो रहा है जी? 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय ना, तो 80% पूर्ण होगा तो 100 में से 80 को पूर्ण हो जाएगा, 80 को वियोजित हो जाएगा, तो कितना लगेगा समय? तो इसीलिए 80 माइनस हमने वियोजित कर दिया है, एक्स के जगह पर 80 लिख दिया हमने। तो ये हमने टी 80 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? 2.303 कर देंगे और यहाँ पे 6.93 कर देंगे इंटू 10 टू द पावर -2 कर देंगे। ये लॉग हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। और ये 100 में से 80 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा? 20 बचेगा ना, तो 20 हो गया जी। तो ये टी 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.303 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा? अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, ये 10 टू द पावर -2 है ना, इसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो ये प्लस में 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा? 6.93 बच गया। और ये 20 25 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 5 हो गया, यही ना बच्चे जी, log 5। अब log 5 का जो वैल्यू होता है ये आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, कि जो आपका log 5 का वैल्यू होता है वो आपका हो जाएगा log 5। यहाँ पे अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आप log 1, log 2, log 3, log 5 इस तरीके से आपको log 10 तक आपको याद करना है, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो याद होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंटों को मैं कहूँगा कि याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। log 80, अब इसका हम इतना रख देते हैं 2.303। अच्छा मैं आपको कहूँगा ये 10 टू द पावर 100 है, मतलब ये 10 टू द पावर 2 है, इसका मतलब 100, तो 100 से ये 2 दशमलव इधर भी तो आ जाएगा, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? ये दशमलव है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 230
230.3 हो जाएगा, 230.3 हो जाएगा। और log 5 का जो वैल्यू होता है, log 5 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.6989 होता है, 6989 होता है। तो ये हमने लिख दिया। और ये हमारा 6.93 है, तो 6.93 हमने लिख दिया। इतना हमारा हो गया जी। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, log 5 का वैल्यू होता है 0.6989 होता है, ठीक है। अब जैसे ही इतना इसके साथ गुणा करेगा तो ये हमारा जो आ जाएगा, जब इसके साथ इतना गुणा करता है तो ये हमारा आ जाएगा 160, ठीक है, 160.95 आ जाएगा। और ये 6.93 हमारा आ जाएगा। और जैसे ही इसका इसमें भाग देंगे ना, तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 23.23, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा जी, ठीक है, ठीक है। तो इतना हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा 80% भाग पूर्ण होने में लगा समय है वो कितना, मतलब 23.23 मिनट का हमारे पास यहाँ पे समय लगेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा दूं। ये इतना आप याद रखेंगे, इसका वैल्यू log 5 का जो वैल्यू होता है 0.6989 होता है, इसको आप याद रखेंगे। log 1 से लेकर log 10 तक आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे, तभी जाकर न्यूमेरिकल लग पाएगा। नहीं तो यहाँ पर आकर फिर से आपको log 5 का वैल्यू नहीं पता तो कहाँ से पुटअप करते, मान पुटअप नहीं करते तो फिर दिक्कत होती। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल यदि आपको हम देते हैं तो क्या आप इसको कर पाएंगे? मेरा आपसे एक छोटी सी प्रश्न है, क्या आप कर पाएंगे? यदि कर पाते हैं तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए, होम वर्क बहुत ही मतलब सेम टू सेम वैसा ही है जी, सेम टू सेम वैसा ही है। अगर आप देखें तो कह रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट दे दिया है, 60 मिनट दे दिया। 90% भाग पूर्ण होने में लगा समय बताना है, कितने समय में। तो सबसे पहले आप इसका अर्धायुकाल से हमें k = 0.693 बाई टी हाफ, तो टी हाफ की जगह पर क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। इसका भाग देंगे, जो वैल्यू आएगा तो k का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे कि t 90% = क्या लगाएंगे, 2.303। अब बाई क्या हो जाएगा, k का वैल्यू जो आएगा तब k का वैल्यू रख देंगे log a बाई a माइनस x रख देंगे, यही नहीं रखेंगे जी। a की जगह पर 100 रख देंगे, इसके जगह पे 100, इसके जगह पे x के जगह पर 90%, तो 90 यहाँ पे लिख देंगे। घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर 100 रखते हैं 100 और 100 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये 10 बचेगा, 10 दा के 100 मतलब 10। तो यहाँ पे जो आएगा ना अंत में log 10 आएगा, और log 10 का वैल्यू आप याद रखेंगे 1 होता है। log 10 का वैल्यू रखेंगे तो आपको गुणा भाग करेंगे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? मुझे दिमाग में है कि कब कैन करना है, तो आपको भी समझ में आ रही होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आनी भी चाहिए, अब इतना कर लिए तो आपको आनी तो चाहिए। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, देख रहे हैं, उनको जरूर ये क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज यदि आप सीरियस हैं अपने 11th का जो केमिस्ट्री का, क्लास 12th का और फिजिक्स का पढ़ाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले सभी केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगे, संपूर्ण किताब की, वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।